महीने में बिजली की लोड शेडिंग का खात्मा हो जाएगा। मैं 1.5 साल में बिजली का बहरान खत्म कर दूंगा। तो 2 साल में बिजली के अंधेरे न खत्म किए तो मेरा नाम खवास शरीफ नहीं है। 3 साल में बिजली का लोड शेडिंग खत्म करना की तो मेरा नाम जवाब शरीफ नहीं है। खुरा किथे पहुंचा, मीडिया सैल पहुंचा। हुण या दान दो या खुरा अगे टोर दो। पर रखा गया ही तो तेरा नाम अज रखना है। और शोबाजा तेरे को पूछना नहीं और कीता किया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आसमा शिराजी। प्रोग्राम है फैसला आपका। बावजूद बहुत कोशिश के जो पीपल्स पार्टी थी, आज उन्होंने एक अपना एक भरपूर शो करने की कोशिश की। वो कितना भरपूर है वो आपको नज़र आ गया। लेकिन शहबाज शरीफ साहब जो लोड शेडिंग के खिलाफ, उनकी हुकूमत के खिलाफ मीनार पाकिस्तान पे आते थे, पखियाँ जलते थे या और जिस तरह से भी उनकी सूरत हाल होती थी, एहतजाज होता था, वो आपने देखा और देख रखा है। उसके बाद उन्होंने एक ये भी कहा कि अगर मैंने 3 साल में बिजली ना बदली और फिर मुख्तलिफ उन्होंने टारगेट्स दिए तो मेरा नाम, बिजली ना लाई तो मेरा नाम तब्दील कर दीजिएगा। पीपल्स पार्टी अब चली है नाम तब्दील करने के लिए, नाम सजेस्ट करवाने के लिए लोगों के पास। और आज इसी अंदाज में उन्होंने यहाँ पे कुछ लोगों को बुलाया, जो कि पहले मीनार पाकिस्तान पे होना था। बताया गया इंतज़ामिया ने इजाज़त नहीं दी और अब नासिर बाग तक ये मामला चला है और वहाँ पे जाके इन्होंने शो करने की कोशिश की है। आप देख सकते हैं गिनती के चंद लोग इस एहतजाज में थे। ये वो पीपल्स पार्टी है जो जनाब जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब की पीपल्स पार्टी हुआ करती थी। और वो जुल्फ़िकार अली भुट्टो के जब खिताब करने के लिए आते थे तो एक अवाम का ठाठे मारता हुआ समंदर होता था। ना उस वक्त व्हाट्सएप होते थे, ना सोशल मीडिया होता था, ना और बहुत सारी चीज़ें थी, ना अबलाग आमा उस तरह से था। लेकिन जब भुट्टो साहब तकरीर करते थे और भुट्टो साहब का जो क्राउड होता था और फिर बीबी का क्राउड, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा का, कि जब वो तकरीर करने आती थी या किसी जलसे पे जाती थी या कोई एहतजाज करती थी तो कितने लोग उनके साथ होते थे। वाकई अवाम का ठाठे मारता हुआ समंदर होता था। ये देख के अफसोस भी हुआ है। पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी सियासी जमात जो है, अगर इस तरह से उसका एहतजाज होना है तो फिर तो माजरत ही है कि इस मुल्क के अंदर जमहूरियत के लिए और जमहूरी निज़ाम के लिए इस पार्टी की जो खिदमात हैं वो सबसे ज़्यादा है। आज पीपल्स पार्टी का जो स्टांस है वो ही बदला हुआ है। मतलब जो कभी इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ होती थी, अब ऐसे लगता है कि वो इस्टेब्लिशमेंट के फेवर में नज़र आती है। जमहूरी निज़ाम के लिए जिन्होंने जद्दोजहद की, वो अपनी जगह पर अब लगता ऐसे है कि वो बावजूद कोशिश के वो लोगों को इकट्ठा या मतवज्जे नहीं कर पा रहे। क्यों ऐसा हुआ है, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। इसके ऊपर ज़रूर बात करेंगे। बावजूद इसके कि शहबाज शरीफ साहब की कारकर्दगी पे बड़े बड़े सवालात हैं। जो कायरा साहब ने कहा बिल्कुल ठीक कहा, जो एतजाज साहब ने बातें की बहुत सी ठीक बातें कही, लेकिन मसला ये है कि आप आवाम को ये बातें समझाने में नाकाम क्यों हो रहे हैं। ये हमारा सवाल रहेगा आज के इस प्रोग्राम में। और उसके साथ साथ खान साहब के खिलाफ भी 62-63 के तहत नाअहली का एक मुकदमा चल रहा है सुप्रीम कोर्ट में। आज उसकी हेयरिंग हुई है, उसके ऊपर भी बात करेंगे। और अकरम शेख साहब ने कहा है कि सादिक और अमीन नहीं रहे क्योंकि उन्होंने अपने असासे छुपाए हैं, ऑफशोर कंपनियां बनाई हैं खान साहब ने, उनकी पार्टी को गैर मुल्की लोगों ने फंडिंग की है। इस पर भी आज बात करेंगे कि ये इल्ज़ाम खान साहब के ऊपर कितना खतरनाक साबित हो सकता है आगे आने वाले दिनों में। और फिर पीपल्स पार्टी और पीटीआई मिलके वजीर आजम को रुखसत कराने में कामयाब हो पाएंगे, जो कि इस वक्त जिनके ऊपर बहुत बड़े बड़े इल्ज़ामात हैं। अखलाकी तौर पर उनको मुस्ताफ़ी होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, लेकिन इल्ज़ामात बहुत बड़े बड़े हैं। उसको अपोजिशन लोगों को बावर कैसे करा पाएगी, ये वो सवालात हैं जिन पर हम बात करेंगे। हमारे साथ जनाब अली मोहम्मद खान साहब हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रुकने कौमी असम्बली हैं, जाना माना नाम है, बहुत शुक्रिया। हमें मोहतरमा शैला रजा साहिबा थोड़ी देर में ज्वाइन करेंगी। इसके साथ साथ हमारे साथ जनाब अवैस तौहीद साहब हैं और बताया यही गया है कि थोड़ी देर में डॉक्टर तारिक फजल साहब आएंगे जो कि वफाकी वजीर हैं। हमेशा वो देर से आते हैं
कभी नहीं भी आते। तो अब मुंतज़िर हैं कि अगर हुकूमत इस तरह से बौखलाहट का शिकार रहेगी तो क्या सूरत हाल होगी और क्या वाकई वो फेस करने से भाग रहे हैं लोगों को, अवाम को, या कोई और मामला है। बहरहाल अवैस तोई साहब हमारे साथ हैं, उनसे हम बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम अवैस साहब। जी भाई साहब। अवैस साहब, आपने ये पीपल्स पार्टी का एक्शन देखा आज लाहौर में, आपका तज्जिया क्या है? इतने अच्छे इब्तदाई के बाद कुछ ऐड कर सकता हूँ। दो गाड़ियां हैं। एक गाड़ी के अंदर जरदारी साहब जो है अपने साहबजादे बिलावल को हटा के ड्राइविंग सीट पे बैठ गए, और एक गाड़ी है अपोजिशन की जो बहुत अरसे से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कोशिश है कि इमरान खान साहब उस ड्राइविंग सीट पर ना हो। और जिस तरह सुप्रीम कोर्ट में कामयाबी हुई है तहरीक इंसाफ को, जाहिर बात है वो क्रेडिट है, उसको क्रेडिट को उसको कैश करना चाहते हैं जरदारी साहब अपने पूरे रुखफा के साथ। पीपल्स पार्टी की एक भरपूर एक तहरीक का जो उन्होंने नाम दिया है, अब तो डाइवोर्स हो गई, वो जो क्या अलायंसेस थे, जमहूरियत की बहाली थी, वो सब जो है जमहूरी अक़दार वो अब बाला ताक रखी हुई है सारी सियासी जमातों ने, और एक दूसरे के आमने सामने आ गए हैं। इंतखाबी मुहिम का साल है, का समा है। खुद वजीर आजम जो हैं वो अपनी लगिया के अंदर, उकाड़ा के अंदर, उस कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर लोगों को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं जिनको मुस्तकबिल में टिकट देगी पार्टी। अपने प्रोग्राम को जल्द से जल्द मुकम्मल करना चाहते हैं। जो हमारी इत्तला है वो तो ये है अस्मा कि पंजाब के अंदर तो ये ब्यूरोक्रेसी को, सारे वज़रा को ये हिदायत दे दी गई है कि अगस्त से दिसंबर तक जितना बजट है पैसे आप बस प्रोजेक्ट्स पे लगाएं और आप शुरू कर दें। तो इसका ये मतलब है कि कहीं ना कहीं जहन के अंदर अर्ली या स्नैप पोल्स का जहन जो है वो बनाया हुआ है हुकूमत जमात ने, और वो चाहते हैं कि मई के अंदर अगर वो बिजली नहीं हुई और मुकर्रर वक्त पे इंतखाबात हुए तो फिर तो एक अजाब होगा, क्योंकि लोड शेडिंग खत्म नहीं होगी और उसके अंदर लोग जले भुने जो है वो पोलिंग के अंदर वैसा यही सवाल है। और इसी को हिट कर रहे आज पंखे लेके एतजाज साहब और कायरा साहब और ये मंजूर भट्टू साहब जितने पंजाब के हैं अपना रीगेन भी करना चाह रहे लॉस्ट ग्राउंड। लेकिन जिस तरीके से माजी इनका बड़ा सुनहरा रहा है वो आपने इब्तदाई में कहा, कितने खूबसूरती से आपने चंद जुमलों में कहा। देखो अस्मा, कितने अफसोस की बात है कि ये डॉन लीक्स वाले इशू पर और उस पर जो है कहीं दूसरी जगह पे खड़े हैं। उधर ISPR का ट्वीट आता है वो मुस्तरद करता है, उसके साथ ही खुर्शीद शाह साहब की आता है कि जी हम भी मुस्तरद करते हैं। ये मुझे समझ के सोच विचार करने के बाद आप करें। आप इतना डेस्परेट क्यों हैं? आप एक बड़ी सियासी जमात है और एक रोड मैप और एक मैनिफेस्टो। मैं इससे पहले कि मैं अपनी टीम को भी कह रही हूं कि कम से कम शैला को टेलीफोन पे ले लें ताकि हमारे पास पीपल्स पार्टी का पॉइंट ऑफ व्यू आ जाए या पीपल्स पार्टी से जो भी दस्तयाब है। लेकिन वैसा ये जो बात आपने कही है ना, देखिए सब बड़े नाम है, मैं कायरा साहब की जात पे कोई धब्बा नहीं है, नदीम अफजल चंद की जात पे धब्बा नहीं है, एतजाज एहसन की जात पे धब्बा नहीं है, मगर वो लोगों को मतलब उनके पास फिर भी लोग नहीं आ रहे हैं, लोगों को मतवज्जे करने में वो नाकाम हो रहे हैं। वजह क्या है? पंजाब से पीपल्स पार्टी का सफाया हो गया है क्या मसला क्या है? इतना बड़ा सफाया हुआ। मंजूर भट्टू साहब इस वक्त क्यों सफों में बैठे हुए हैं? ये उकाड़ा में 5 ऊपर की सीटें, नीचे की 8 सीटें सब हारे हुए हैं। हाँ। इनका नजरियात से पार्टी से कोई ताल्लुक नहीं है। चंद साहब, कायरा साहब को अभी जिम्मेदारियां सुपुर्द की हैं। बिलावल साहब पंजाब के अंदर एक्टिव थे, उनको साइडलाइन किया। तो मेरे ख्याल में जब तक ये वर्कर्स को इकट्ठा नहीं करेंगे, देखिए 1990 के अंदर मुझे याद है बीबी की हुकूमत के बाद मैं वहां गया तो एक बहुत बड़ा प्लॉट था, उन्हें जलसे की इजाजत नहीं दी थी। तो ये सारे जो लोग हैं, एतजाज वगैरह, सारे कायरा वगैरह, ये सब नीचे बैठे हुए थे वर्कर्स के साथ। वैसे आप सारे स्टेज पे, वैसे आप मेरे साथ रहिएगा प्लीज टेलीफोन पे। मैं अली मोहम्मद खान साहब को भी गुफ्तगू में शरीक करती हूँ क्योंकि ये पीपल्स पार्टी के बहुत पुरानी पीपल्स पार्टी के मतवाले रहे हैं, जो भुट्टो साहब वाली पीपल्स पार्टी थी। खान साहब, आपको क्या लगता है, ये जो शो था आपने भी देखा आज, आपके क्या तज्जिया इस पे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह करीम ने जो सूरह असर में कसम खाई है ना वक्त की, उसमें बड़ी हिकमत है। वो वक्त हमेशा एक सा नहीं रहता। लाहौर ने वही नज़ारा भी देखा था जब वी वर वेरी यंग, वी वर किड्स स्टडीइंग इन स्कूल। लेकिन उसकी फिर ज़ाहिर है यूट्यूब पे वीडियोज़ वगैरह अवेलेबल हैं और उस ज़माने में अखबारों में पढ़ा
कि जो मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा वापस पाकिस्तान तशरीफ़ लाई थी और उस वक्त मरहूम ज़िया उल हक साहब की हुकूमत थी उस वक्त और पूरी ताकत में थे वो, लेकिन सुना था कि वो बहुत बड़ा जमे गफ़ीर था। शायद उससे तारीख के चंद बड़े जलसों में शायद उससे भी बड़ा जब भुट्टो साहब जब ज़िया उल हक साहब ने उनको जेल में डाला, वो जब उस कुछ अरसे के बाद जब वो निकले और फिर लाहौर आए और वहाँ उनका भी बहुत बड़ा इस्तकबाल हुआ था, जिसमें शायद उनको कहा गया था कि आपने थोड़ी ज्यादती की है, आप उस दिन अपना मैच हार गए। भुट्टो साहब को शायद कहा गया, शायद खर साहब की बात थी, जिसकी भी थी, कि उस दिन जब वो एस्टेब्लिशमेंट के बड़ा खिलाफ के। मैं ये समझता हूँ, देखें, फर्स्ट ऑफ ऑल तो पीपल्स पार्टी को भी ये सोचना चाहिए कि क्या वजह है, ये वही पीपल्स पार्टी है ना, तो आज क्या हो गया? बेनज़ीर भुट्टो तो शहीद हो गए, शहादत का कार्ड भी उन्होंने यूज कर दिया, शहादत कार्ड यूज हुआ ना, उसके बाद जो उनको जब दे फ्रॉम द गवर्नमेंट। क्वेश्चन ये है कि क्या वो पीपल्स पार्टी जिसको ज़िया उल हक साहब की मिलिट्री माइट खत्म नहीं कर सकी, अपनी हुकूमत में क्यों वो जमी बोस हुई? वो इसलिए जमी बोस हुई कि वो कहते ना कि हो रहे हैं सभी चेहरे अब तो बेनकाब, वक्त का आईना सबकी औकात दिखा देता है। देखें, आपसे गलतियां हुई हैं, आपने अपने वर्कर को छोड़ा है, आपने अपनी बुनियाद को छोड़ा है, आपने बजाय इसके कि एंटी स्टेटस को खड़े होते आप प्रो स्टेटस को खड़े हो गए, आपने एनआरओ किए, आपने चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी की, जिसको मैं चार्टर ऑफ हिपोक्रेसी कहता हूं, क्योंकि आपने वहां अवाम को नहीं अपने मफाद में फैसले किए। तो आज आप उसका रिजल्ट देख रहे हैं और ये जो है नविश्ता दीवार है हम सबके लिए, ये पीटीआई के लिए भी नविश्ता दीवार है कि अगर हमने अपने वर्कर को, अपने नजरिए को छोड़ा, हमारा भी यही हाल होगा जो आज पीपल्स पार्टी का है। और एक और चीज भी देखें, शॉर्ट, आप जब, मेरे वालिद साहब बड़े बीमार रहे किसी जमाने में, अल्लाह उनको मगफिरत नसीब करे, आपका पेरेंट या आपका अजीज जब बीमार होता है, आपको कोई नया डॉक्टर दिखाते हैं ना, बड़े शौक से जाते हैं, बड़ी उम्मीद से, वो पेशेंट को भी बड़ी उम्मीद होती है। लेकिन जब आप 6, 7, 8 साल उसी एक डॉक्टर के पास जाएं और मरीज खराब से बदतर हो, तो आप क्या उम्मीद रखते हैं? तो इसका मतलब है आप ये कह रहे हैं कि पीपल्स पार्टी की लीडरशिप जो है उसके अंदर तब्दीली की जरूरत है। अगर मियां नवाज शरीफ साहब ने मायूस किया है, तो आपने कौन से उनकी आंखों में उम्मीद के दिए जलाए थे? जी बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, लेकिन वैसा आपको क्या मतलब, अगर पीटीआई को भी देखें, पीटीआई भी अगर बहुत बड़े बड़े जलसे कर रही है, लेकिन कौन सी ऐसी चीज है जो कि मियां साहब को इस्तीफा देने पर मजबूर नहीं कर पा रही? मतलब अगर 2014 के धरने के अंदर भी उनके खिलाफ धरने नाकाम रहे हैं, तो अब ऐसी कौन सी पावर आ जाएगी? और लोड शेडिंग का जैसा कि आप कह रहे हैं, तो जाहिर है पीएमएल लगी हुई है कि लोड शेडिंग के ऊपर काबू पाए, ताकि उनकी जो इक्तदार है वो, या दोबारा से वो इलेक्शन लड़ सकें और इस वक्त भी पब्लिक फेवर जो है वो हासिल कर सकें। तो कैसे अपोजिशन मुत्तहिद हो, या इस तरह से किस तरह से जंग लड़े सर? अस्मा, देखिए, एक तो ये कि लोड शेडिंग का मसला, ख्वाजा आसिफ साहब इस 4 साल के दौरान अगर कुछ बेहतर काम कर लेते तो लोड शेडिंग का मसला जो है वो इतना नहीं खड़ा होता नवाज शरीफ साहब के सामने। दूसरी तरफ ये जो रायबंड के अंदर इनका जो इजलास हुआ डॉन लीग्स के, उसमें जो हमें इत्तला थे, 2 स्कूल्स ऑफ थॉट थे अस्मा। एक का ये था कि जी पै जाओ, अब आपको सांस लेना है, ये बहुत ज्यादा जो है वो ट्वीट के बाद जो है। और दूसरा एक कैंप था, उन्होंने कहा कि नहीं जी, हम ये जो है आप जरा आराम से चलें, सारे प्रोजेक्ट जो है वो कंप्लीट करें, फीते काटें, बड़े बड़े जो मेगा प्रोजेक्ट जो कागजों में हैं उनको पाए तकमील तक पहुंचाएं, बिलखुसूस पंजाब के अंदर, फिर हजारा बेल्ट के अंदर, जहां जहां पर। तो अब हम ये देख रहे हैं कि इनकी पॉलिसी ये है कि डॉन लीग्स के ऊपर ये थोड़ा बैकफुट पे जाएंगे, और जो अस्करी जराये से जो हमें पता चला है 4 पॉइंट्स उनके हैं। अच्छा। और वो ये नोटिफिकेशन के अंदर मेंशन करेंगे। वो आपको भी पता है कि एक तो है कि इसको पब्लिक किया जाए, दूसरा परवेज रशीद साहब का इंक्वायरी कमीशन के अंदर नाम है, वो ये उसके अंदर मेंशन करें, तीसरा तारिक फातमी साहब को जो है वो रिमूव करें, और चौथा जो है सबसे बड़ा पॉइंट कि नेशनल सिक्योरिटी ब्रीच बकौल जो हमें अस्करी जराये से पता चला है कि वो उसमें मेंशन है इंक्वायरी कमीशन में, और वो उसके अंदर नोटिफिकेशन के अंदर लिखे। अभी तो फवाद साहब के बारे में भी बहुत सी रूमर्स इस्लामाबाद में हैं। खैर बहरहाल ये अभी रूमर्स ही हैं, इन पे बात करना जरूरी नहीं, लेकिन उनको भी मुश्किल हो सकती है। अस्मा, एक सर मैं कहूंगा जो बड़ा इनको जो अभी जो इनके कम्युनिकेशन चैनल्स हैं इस्लामाबाद और पिंडी के, पीएम हाउस और जीएचक्यू के, वो दरार पड़ गई है। वो पुल जो चौधरी निसार साहब का था, मैं नहीं समझता कि वो इतना मजबूत है कि वो आने जाने के लिए वो रास्ता इख्तियार करे। और जो हमें पता चला है कि शहबाज शरीफ साहब और चौधरी निसार साहब जो हैं, अब वो उस के लिए जो है ना वो पुल नहीं है आप,
और नई अस्करी क़यादत कहती है कि जी ये जो बिलवास्ता पैगामात हैं वो छोड़े, मैसेंजर का काम छोड़े, स्ट्रेट बात करें, तो कम्युनिकेशन चैनल बंद, फिर जुडिशरी तरफ से चार्जशीट, फिर ये ट्वीट का आखिरी जुमला जिसपे आपने और हमने सबने पढ़े लिखे लोगों ने उसकी किसी न किसी तौर पे क्रिटिसाइज किया है कि जो रिजेक्टेड है। जी हाँ, बिल्कुल, हमने बहुत ज्यादा इसको क्रिटिसाइज किया, एग्जैक्टली। तो अब ये ट्रस्ट है वो अच्छा, शैला से शायद मेरा जी वैसा प्लीज आप मेरे साथ ही रहिएगा, क्योंकि आपने इतना भरपूर तज्जिया दिया है कि अब मेरे कुछ और सवालात हैं, लेकिन आपको थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि शैला मेरे साथ है अभी। फाइनली शैला, हम पीपल्स पार्टी पे बात कर रहे थे और चूंकि आप नहीं थी तो मैंने मौजू को दूसरी तरफ किया। आज का जो जलसा था, आप इसको एक पावर शो कह सकते हैं पीपल्स पार्टी का? देखिए, ये सब जानते हैं कि पंजाब में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जुल्फ़कार अली भुट्टो के बाद कभी हुकूमत नहीं बना सकी, और स्पेशली बीबी साहिबा की शहादत के बाद, क्योंकि आसिफ जरदारी साहब सिर्फ प्रेसिडेंसी में थे, तो और हमें लोग कहते हैं हुकूमत बचाने के लिए, लेकिन ये लोग भूल जाते हैं कि जब वो तलवे चाट रहे थे मुशर्रफ के, तो हमने उस सिस्टम को बचाया और हमने बता दिया कि स्मूथ ट्रांसफर ऑफ पावर किसे कहते हैं, जमहूरियत कैसे चलती है, 10 कदम पीछे लेने पड़ते हैं, बात को समझना पड़ता है। आज इस मुल्क में सिस्टम है, आप जोर से वजीर आजम क्या किसी के खिलाफ आवाज बुलंद कर सकते हैं, वरना तो पहले आप इतने मजबूर होते थे कि डिक्टेटर आपकी पंजाब में हुकूमत नहीं रही शैला जी, आपकी पंजाब में हुकूमत नहीं रही, एग्रीड, तो फिर आपको वहां पे आपकी पावर भी नहीं रही, तो आपको वहां शो करने की क्या जरूरत थी? मतलब आपने बहुत बड़े आज हम प्लान्स बनाए। जी मैं ये समझती हूँ कि आज हमने स्टार्ट लिया है, और जुल्फ़कार अली भुट्टो ने जब पहली मीटिंग की थी तो 9 लोग थे लियारी में, और जब तक चाय आई कमरा भर गया था, और फिर एक सिलसिला चला। हम ये समझते हैं कि अभी तो हमारी सिर्फ चंद ओहदे अनाउंस हुए हैं, और आज हमने स्टार्ट लिया है, लोग चाहते हैं कि पंजाब में काम हो। अब जहां तक बात है, मैं एक वर्कर हूं, यानी आप जीरो से फिर स्टार्ट कर रहे हैं, तो अब तो जुल्फ़कार अली भुट्टो आपकी सफों में नहीं है, आप जीरो से शुरू कर रहे हैं और जुल्फ़कार अली भुट्टो आपकी सफों में नहीं। किसी का लीडर कभी जिंदा नहीं रहता आसमा, हमेशा के लिए कोई इस दुनिया में नहीं आया। मुझे खुशी है कि 30 साल बाद भी कब्र से लेटकर जो उसने लिखा था, आज भी एंटी भुट्टो और प्रो भुट्टो है। हमने वो वक्त भी देखा है जब जिया के खिलाफ हम 7 लोग खड़े होते थे, और उसके बाद हमने वो वक्त भी देखा कि हमारी वजीर आजम बनी, और वो वक्त भी देखा कि जब बीबी के साथ 16 लोग थे। अच्छा, इस पे तो शैला जी, नजरिया होता है, वो अप एंड डाउन में रहते हैं, जो उंगलियों के इशारे पे चलते हैं, जिन्हें लोगों की उंगली का इंतजार होता है, उन्हें बूस्ट मिलता है। शैला अली मोहम्मद खान साहब जो है वो बहुत ज्यादा बहुत मोतरफ है भुट्टो साहब के, एक जुमला कहना चाह रहे हैं, कह रहे हैं मैं पहले इनकी बात का जवाब देना चाह रही थी, अगर आप मुझे इजाजत दे दें। अच्छा, और नहीं, मैंने नहीं दिया, मैंने आसमा का जवाब दिया है। अच्छा, नहीं, 10 सेकंड्स का जुमला है, मैंने आपको भरपूर टाइम देना है, इसमें कोई दो राय नहीं है, आपको पूरा टाइम मिलेगा। जुमला सुनने पर मैं ब्रेक लेके आप ही के पास आती हूँ। कहते हैं ना कि बदलता है आसमां, बदलता है आसमां, रंग कैसे कैसे, आसमां शिराजी साहिबा, बदलता है रंग आसमां कैसे कैसे, शेर सही पड़े। तो इस आसमां ने ये भी नजारा देखा, इस आसमां ने ये भी नजारा देखा कि बेनजीर भुट्टो शहीद के खून से रंगीन रेड कारपेट आपकी पीपल्स पार्टी ने ही परवेज मुशर्रफ साहब को दिया। वही परवेज मुशर्रफ जिसके बारे में बेनजीर भुट्टो साहिबा ने कहा था कि अगर मुझे कुछ हो गया तो परवेज मुशर्रफ से पूछना, बस अब अपने जमीर से पूछिए। आप जवाब देना चाहती हूँ जी, मैं इसका जवाब देना चाहती हूँ। जी दीजिए। सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहती हूँ मेरे भाई को, जो हमेशा गलत बातें करते हैं, कि परवेज मुशर्रफ GHQ में रहता था, प्रेसिडेंसी में नहीं। सुन लिया करें, कभी सुनने का भी हौसला करें। प्रेसिडेंसी में नहीं रहता था, और वो GHQ में रहता था। उसको उसके इदारे ने जो है वो पूरा गार्ड ऑफ ऑनर दे के रुखसत किया था।
पीटीवी भी नहीं गया था, समा चैनल गया था, उनके इदारे ने दिया था। वजीर आजम जो थे वो यूसुफ रजा गिलानी नहीं गए थे। और ये प्रेसिडेंसी हुई थी, इस्लामाबाद प्रेसिडेंसी के ये शॉर्ट्स थे। लेकिन चले मेरा ख्याल है कि ये दूसरे जो मैं ये कहना चाह रही जी शैला, मैं ब्रेक ले लूं, ब्रेक के बाद फिर मैं मेरे सामने टीवी नहीं है, मैं ब्रेक के बाद आपके पास आ जाऊं, फिर यहीं से शुरू करते हैं। एक छोटी सी ब्रेक ले लें तो फिर मैं आपसे शुरू कर दूंगी। छोटी सी ब्रेक के बाद गुफ्तगू का आगाज करेंगे। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन, एक दफा फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। और डॉक्टर साहब ने हमें ज्वाइन कर लिया फाइनली। बौखलाहट का शिकार हुकूमत जो है उनके माशाल्लाह इतने जिम्मेदार वजीर जब इस तरह करे तो फिर तकलीफ तो होती है। डॉक्टर साहब, दुख तो इसी बात का है कि टाइम के पाबंद नहीं आप लोग और हुकूमत आपकी खतरे में है इस वक्त, कोई एहसास नहीं है। देखिए, आपने मेरी ज़ात के हवाले से जो आप कहें, आपसे बड़ा एक देरीना ताल्लुक है, बहुत एहतराम का रिश्ता है, मैं कभी माइंड नहीं करूँगा। लेकिन जो आपने कहा हुकूमत बौखलाहट का शिकार है, तो मैं आपको बताऊँ कि मैं अभी राइडिंग करके आ रहा हूँ, तो इसलिए हुकूमत बस देखिए ना, जब अशराफिया इस तरह की हो तो गरीब आवाम क्या करे। देखिए ना, अशराफिया की ये अशराफिया के शौक है, राइडिंग करके आए, जो हमारी सवारी में आवाम के शौक है। जो हमारा रूटीन का काम था, मैंने बताने का मकसद ये है कि हम उसी रूटीन के मुताबिक अपने काम कर रहे हैं। कोई फर्क नहीं पड़ा। काम अपना जो थोड़ा सा एक्सरसाइज का टाइम होता है, वो बौखलाहट हो तो आपके शेड्यूल डिस्टर्ब हो जाता है, तो हम शेड्यूल के मुताबिक जा रहे हैं। कोई फर्क नहीं पड़ा खान साहब, आपकी तहरीकें, पीपल्स पार्टी के जलसे जुलूस, कोई वो कह रहे हैं वैसे जब से इनका केस शुरू हुआ है, इनकी जमात थोड़ी बौखलाहट का शिकार नजर आई है। आज हमने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, मैं थोड़ा सा वहाँ पे भी आज बिजी था, पीएचडी के बाहर, पीएचडी गेट पे खड़े हो गए, वहाँ एहतजाज शुरू कर दिया, मुजाहरा शुरू कर दिया। पीएचडी पे इनका भी उतना ही हक है जितना आपका हक है, अवामी पैसों से चलती है सर। जब हमारी हुकूमत ना हुई और वहाँ पे किसी और की हुकूमत हुई, वहाँ पे वो रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, हमने पीएचडी की तरफ मुंह करके नहीं देखना। अच्छा, प्रेस कॉन्फ्रेंस और कोई जगह तो ये वो जो खान साहब के खिलाफ नाअहलियत का केस चल रहा है, आप कह रहे हैं उसके जगह है पीएचडी, गवर्नमेंट का है, वो गवर्नमेंट का इदारा है, गवर्नमेंट लोग वहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और वो भी मिनिस्टर्स करते हैं। अब तक वैसे जो दलाइल आए ना उसके ऊपर जो खान साहब के खिलाफ जान नहीं है, लेट आने का फायदा उठा रहे हैं। मैं अर्ज करूं आपके सवाल का मैं जवाब डॉक्टर साहब को इजाजत दे। देखें, 2-3 चीजें हैं। पहली बात तो ये है कि मैं समझता हूँ पहली दफा 4 साल में मैंने जाती तौर पे मियाँ साहब को जो मैंने ऑब्जर्व किया है, ही इज रैटल्ड, वो अंदर से लगता है हिल गए हैं। देखें, डरने में 126 दिन हम उनके नर्व्स पे सवार रहे, 126 दिन, लेकिन 126 दिन में इस आदमी की मजाल है कि ये कोई थोड़ा हिला हो। मतलब उसका कंपोजर ठीक था, मियाँ साहब का, उनका कंपोजर ठीक रहा। पनामा के दौरान भी ठीक ठाक, यानी कि कितने दिन इंतहाई सख्त इनकी ग्रिलिंग होती रही सुप्रीम कोर्ट में। ऐसी भी हुई कि कतरी खत ट्रैश हो गया, उनको वकला बदलने पड़े, सब कुछ। लेकिन ये जो पिछले 1-2 हफ्तों में मियाँ साहब ने जिस तरह की गुफ्तगू फरमाई है, लगता है कि वो दोबारा वो 90s वाले मियाँ साहब बन गए, कि वो ये बात करना कि ये खवातीन क्या कर रही हैं, बहनें क्या कर रही हैं, दैट वाज वेरी अनबिकमिंग ऑफ पीएम। दूसरा, जो उन्होंने एक जगह पे जाके गीदड़ मीदड़ की, उन्होंने वो ये मज़ा नहीं करता। ये इनके जो है साद रफीक साहब वगैरह, ये दानियाल साहब जिस तरह गुफ्तगू फरमाते हैं उनको सूट करती है, लेकिन उनको नहीं। तो एक तो ये मूव हुए हैं। दूसरा, जो आपने बात की है वो केस की, देखिए हम आदी हैं इस चीज़ के। हमेशा दुनिया में ये होता है कि जब आपके पास दलील ख़त्म होती है, फिर आप किसी की ज़ात पे जाते हैं। आपने पानामा में देखा होगा और आपने रिगिंग में भी देखा होगा, वो जो केस था, एक दफ़ा भी मियाँ साहब के खिलाफ चेयरमैन इमरान खान, कभी शाह साहब, कुरैशी साहब, जहांगीर तरीन साहब, डॉक्टर आरिफ अलवी, शफकत महमूद साहब, मैं, इवन हमारे यंग तर पार्लियामेंटेरियन मुराद सईद साहब बहुत एग्रेसिव है माशाल्लाह, हमारे वो बिल्कुल सिपाही हैं, लेकिन उन्होंने किसी ने कभी कोई जाती बात कभी नहीं की। हमने सिर्फ इनके पब्लिक ऑफिस को क्वेश्चन किया कि आपके पब्लिक ये जो इन्होंने किया है। सिर्फ एक मैं सवाल करूं, केस का रिजल्ट हमें पता है क्या निकलेगा, लेकिन कल इनके वकील ने बहुत एक गलत काम किया है। उन्होंने इस केस के दौरान लॉयल्टी क्वेश्चन की है ओवरसीज पाकिस्तानी की। उसने ये कहा है कि ओवरसीज पाकिस्तानी जो डुअल नेशनलिटी लेते हैं उनकी लॉयल्टी क्वेश्चनेबल हो। ओ भाई, इनके अकरम शेख साहब को कोई समझाए, पाकिस्तान तो चलता ही ओवरसीज पाकिस्तानी के पैसे पे है। उसके बिल्कुल वो जो दलाइल थे। लेकिन शैला, आप ब्रेक से पहले कुछ एक्सप्लेन करना चाह रही थी क्या? यही मेरा सवाल है। जो लबो लहजे की भी बात की है ना अभी खान साहब ने, पीपल्स पार्टी का भी आज जो लबो लहजा था वो बिल्कुल डिफरेंट था, होता नहीं है नॉर्मली इस तरह से। तो क्या आप अपने लोगों को मुतवज्जे करने के लिए ये सब करते हैं, या वाकई जब दलाइल कम होते हैं तो फिर कम काम करते हैं? तनकीद करने के लिए पंजाब हुकूमत की जो गवर्नेंस है उसके ऊपर 1000 नहीं 1 करोड़ सवालात हैं, 1 करोड़ सवालात हैं, लेकिन जो मजमा था वो आगे वैसा था। तो क्या क्या कहेंगी आप?
हुकूमत कैसे रुखसत हो? देखिए, पहले तो मैं हाँ पहले वाली बात से कहूंगी कि मुशर्रफ वाली जो मैंने बात की है, मैं चैलेंज करती हूँ इस पाकिस्तान में बहुत सी पॉलिटिकल पार्टीज लंदन गई फलानी चीज जमा करने कि वो पीटीवी से इसकी रिकॉर्डिंग मांग ले कि परवेज मुशर्रफ को पीपल्स पार्टी ने रेड कारपेट दिया, या वो प्रेसिडेंसी में हुआ, या हमारे वजीर आजम वहां मौजूद थे। मैं चैलेंज करती हूँ, ठीक है? तो मैं नहीं समझती कि मैं ये खुलेआम आपसे कह रही हूँ कि मैं चैलेंज करती हूँ कि पीपल्स पार्टी ने रेड कार्पेट नहीं दिया मुशर्रफ को, कोई गार्ड ऑफ ऑनर नहीं दिया उसके जाने में। हमने तो उसे निकाला है, एनआरओ भी नहीं किया हमने उसे मजबूर किया है कि वो सरेंडर करे, 8 साल बाद वर्दी उतारे और जाए, और पॉलिटिकल पार्टीज को मौका दे के वो इलेक्शन लड़े। पॉलिटिकल पार्टीज को अपना गुलाम ना बनाए, उनसे डील ना करे कि नशिस्तें दे देंगे, उनके लीडर को तोहफे ना दे के कुत्ते पालो हमारे। एक तो ये बात है। दूसरी बात ये है कि मैं ये कहना चाहती हूँ, देखिए ये कल्चर जो है इसे खत्म होना चाहिए कि हम किसी चीज पे चढ़े ऊंची और समझे सब भंगी है, सब हमसे छोटे हैं, दुनिया में हम सबसे अच्छे हैं, और कैरेक्टर एसेसिनेशन और ओए और ये सब शुरू कर दें। ये गलत बात है। और क्योंकि मैंने आज बहुत मसरूफ दिन गुजारा, मैंने नहीं देखा कि हम आपको दिखा देते हैं अभी, और दिखा देते हैं अभी आपको जो बीच में विजुअल्स। अच्छा, टीवी आपके सामने नहीं है, चले, लेकिन अगर चले, मतलब मैं ये नहीं कह, मैं आसमा बहस नहीं कर रही। नहीं शैला जी, मैं ये नहीं कह रही, हम तो दुख का इजहार इसलिए कर रहे हैं कि इतनी बड़ी तब्दीली के बावजूद पंजाब के अंदर, और फिर नारे, और जरदारी साहब कह रहे हैं मैं सेनेट इलेक्शन नहीं होने दूंगा। इतना बड़ा उन्होंने क्लेम कर दिया है। देखिए, उन्होंने ये नहीं कहा, देखें आसमा, इसको इस रंग में नहीं लें। जो जबान आज में यूज हुई मैंने नहीं सुनी, आप कह रही हैं गलत है, होगी गलत, मुझे नहीं मालूम। अच्छा, ठीक है। जहां तक बात कम की योग थी उसकी मैंने कर दिया कि अभी हमने शुरू किया है, इंशाल्लाह हमारी ऑर्गेनाइजेशन भी बढ़ेगी। का उन्होंने कहा था ना ये अच्छा, अब सेनेट इलेक्शन की जो बात थी वो ये थी कि भाई हम ये वो इन्होंने कहा मैं सेनेट भी नहीं लेने दूंगा। आज भी सेनेट में हमारा चेयरमैन है, और अगर हम एक कैंपेन के लिहाज से ये बात कह रहे हैं कि सेनेट भी हम जीतेंगे, सेनेट भी हम लेंगे, एनएपी हम लेंगे, तो ये तो हर पॉलिटिकल पार्टी क्लेम करती है और हम भी कर रहे हैं। अच्छा, और इंशाल्लाह हर एक अपने साथ लगाता है। ठीक है। अच्छा, शैला मैं ब्रेक के बाद लेती हूँ, मुझे फिर एक ब्रेक फौरन आ गई है क्योंकि पहला पार्ट लंबा होता है, उसमें बहुत बात नहीं हो सकी, लेकिन एक छोटी सी ब्रेक के बाद हम वापस आते हैं और कंटिन्यू करते हैं। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन, एक बार फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। शैला, ब्रेक से पहले आप ही बात कर रही थी, मगर मसला इस वक्त जो है वो हुकूमत का मसला डॉक्टर साहब है इस वक्त। देखिए, एक इतना बड़ा इल्ज़ाम आपने खान साहब के ऊपर लगाए, उनकी आप कहते हैं तलाशी शुरू हो गई, वो तलाशी अब करी होगी, लोग देखेंगे, पता नहीं देखेंगे कि नहीं, अब तो पाबंदी लग गई है। लेकिन आप नहीं समझते कि ये ट्रांसपेरेंट चीज़ें होती हैं अगर सियासतदान खुद ही स्टेप डाउन कर जाएं कि भाई ये हो रहा है, हम जाते अपनी तहकीकात करवाएंगे और वापस आ जाएंगे। पहली बात तो ये कि जो मेरे भाई अली ने जो बात की है प्राइम मिनिस्टर साहब के जलसे, इन्होंने कहा कि उन्होंने चंद लफ्ज़ इस्तेमाल किए गीदड़ और फलां, और मैं पहली दफ़ा उनके मुँह से सुन रहा हूँ और ये नहीं होना चाहिए। मैं इनकी बात से इस हद तक बिल्कुल इत्तफाक़ करता हूँ कि सियासी जमातों की जो लीडरशिप है, बिलखुसूस, वैसे तो हम भी ज़ाहिर है पॉलिटिकल वर्कर, हमें भी बहुत एहतियात करनी चाहिए, तहज़ीब के दायरे के अंदर गुफ्तगू करनी चाहिए, लीडरशिप को यकीनन करनी चाहिए, लेकिन एक मुसलसल मुतवातर जब एक पार्टी की तरफ से ऑनस्लॉट हो, मैं कोई इसमें वो नहीं कह रहा कि इन्हें मुर्दे इल्ज़ाम नहीं ठहरा रहा, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि इस चीज़ को ख़त्म होना चाहिए ऑनस्लॉट। और जब अब लीडरशिप, दूसरी लीडरशिप के बारे में बात करते हुए बहुत सख्त जुमले इस्तेमाल करें, तो ये हमारा एक जो हमारा एसेट है पॉलिटिक्स का, वो एक वज़ादारी का, मैं हमेशा ये 2 लफ्ज़ कहता हूँ, हयादारी, वज़ादारी, इस फाइबर को कायम रहना चाहिए। ये PMLN के लिए भी आप कह रहे हैं? सबके लिए मैं कह रहा हूँ। दूसरी बात, खैर PM ने तो कोई ऐसी गैर पार्लिमानी बात तो नहीं की, इस तरफ से तो बहुत बातें मैं नहीं दोहराना चाहता, बातें भी ऐसी होती हैं, लहजा भी ऐसा होता है। अच्छा, और कभी आप जनाब वाली बात नहीं होती, हम तो हमेशा आप जनाब से बात करते हैं। लेकिन स्टेप डाउन करने वाली जो बात है कि मॉरल अथॉरिटी इधर चैलेंज होती है, वो सारा। नहीं, अब मैं आपके सवाल की तरफ आता हूँ। देखें, अगर मॉरल अथॉरिटी कोई ऐसे ग्राउंड्स पे कि जो वाकई ही एस्टेब्लिश ग्राउंड हो, तो मैं आपकी बात से इत्तफाक करता हूँ कि उस वक्त लीडरशिप को स्टेप डाउन करना चाहिए।
लेकिन अगर आप ये देखें कि जो इल्ज़ामात आप पे लग रहे हैं, लीडरशिप पे लग रहे हैं, उनमें आधे से ज़्यादा नहीं बल्कि 100% किस्से हैं, कहानियां हैं, इल्ज़ाम तराशियां हैं। ऑफ कोर्स पूरी मैं आपको बता रहा हूँ ना, देखो जहां तक प्राइम मिनिस्टर की जात का ताल्लुक है, ये तो सारा आप उनके ऊपर एक मलबा गिराने की कोशिश की गई ना, उन्हें एंगेज करने की कोशिश की गई, उन्हें उसमें फंसाने की कोशिश की गई, ये कहाँ से उन पे इल्ज़ाम लगे। लेकिन बुनियादी तौर पे तो पनामा लीक्स में जिन प्रॉपर्टीज का जिक्र है वो प्राइम मिनिस्टर के बच्चों के नाम पे हैं। दे आर आंसरेबल। मैं ये नहीं कह रहा आज चौधरी इंतजार साहब ने बड़ी उसमें मजेदार बात की अच्छा, लेकिन मैं चूंकि आप जुबान की बात कर रहे थे शैला, आज जो बात हुई इसमें कभी पनामा शरीफ आप नाम ढूंढने निकले हैं, वो आपने बॉक्स लगा दिया है कि शहबाज शरीफ साहब का नाम क्या होना चाहिए। ये पीपल्स पार्टी जैसी मेच्योर इतना एक इदारे के तौर पे पीपल्स पार्टी को लोग देखते हैं, ये कोई मुनासिब कदम है? आप समझते हैं इससे लोगों की फेवर्स हासिल हो पाएंगे? हाँ जी, देखिए मैं एक बात कहना चाह रही हूँ, एक हमने बहुत दिनों से एक मसला देखा कि ये लोग अपनी रिवायात भी भूल गए कि अगर हम किसी मर्द को कुछ कह रहे हैं तो औरत तो बहरहाल औरत है, और एक औरत जिसका सिर्फ इतना ताल्लुक है कि खोसा साहब उसका केस लड़ रहे हैं, वरना नवाज शरीफ गवर्नमेंट जो खुद इकरार कर चुकी थी कि जी जरदारी साहब पे हमने एस्टेब्लिशमेंट के प्रेशर पे जो है वो केसेस बनाए, खुद उन्होंने इकरार किया था नवाज शरीफ साहब ने, और एहतसाबुर रहमान ने पांव पकड़े थे अपनी माँ के सामने कि ये सारे झूठे केस हैं, माफ कर दें। वो छोड़ती ना हमें और सो मोटो एक्शन होते, और नवाज शरीफ साहब तो इस केस में न जेल गए ना उनको अदालत में बुलाया गया।